Assalamu alaikum everyone. I hope you are all well, and I hope you all will learn a lot from this webinar through Physio for Life organization platform. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। Today's topic osteoarthritis, like the OA. It is the most common disease in Pakistan country and highest ratio osteoarthritis in Russia. And the 37% in male. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। 37% जो है वो मेल में है रूसिया में, और हाईएस्ट रेशियो है ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जो 17% है वो फीमेल में है, और वो भी रूसिया में ही है। ठीक है, ये मेरा कह लें कि नाचीज बंदे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो ये आप देख लें। ओस्टियोआर्थराइटिस, आप लोगों ने एक चीज जो है वो याद रखनी है कि जब भी ओस्टियोआर्थराइटिस आ जाए तो आपने दो चीजें जहन में रखनी है। एक तो आपके पास आ जाएगा ओ, दूसरा जो है वो आपके पास आ जाएगा ए। अब ओ से जो बनेगा वो ओल्ड एज बनेगा। यहाँ पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको दोनों जो मेल और फीमेल्स हैं वो आपको कह ले के पोस्चर जो है उनका डिस्टर्ब होगा, उसमें आपको मिलेंगे। साथ में उन्होंने जो है वो कल स्टिक पकड़ी होगी। ठीक है, तो आपने दो चीजें याद रखनी है, ओल्ड एज। ठीक है, ये कह ले कि डीजनरेटिव जो है वो ज्वाइंट डिजीज है। ठीक है, अब osteoarthritis is the most common form of arthritis. Some people call it degenerative joint disease. Wear and tear arthritis. It occurs mostly frequently in the hands, hips and knees. अब इसमें आप लोगों को जो चीज सीखने के लिए है या बताने की जरूरत है वो ये है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है ये लाजमी नहीं है कि आपको ओल्ड एज में ही हो। मैंने आपको पहले बताया कि ओल्ड एज में होता है और ओल्ड एज से आपने याद रखना है। लेकिन अब ये वियर एंड टीयर क्यों होता है, या इधर वियर एंड टीयर का नाम क्यों यूज किया गया है? अब होता ऐसा है कि जब हमारी नौजवान जनरेशन जो होती है वो कह ले कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है, मतलब कि वो भाग दौड़ इतनी करती है, वो क्रिकेट्स वगैरह इतनी खेलती हैं, वो फुटबॉल इतना खेलती हैं। मीन्स के जब आप एक चीज को जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो तब आपको ये जवानी के अंदर भी जो है वो हो सकता है, आपको यंग एज में भी जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर ना भी हो तो फिर ये है कि आपको उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट आ जाता है, यहाँ पर भी जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियो मतलब कि बोन इन्वॉल्व हो रही है, आर्थर का मतलब ये आता है कि इसमें जॉइंट भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये बोन और जॉइंट की जो इंफ्लामेशन हो जाती है इसे हम बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ जो है वो कह ले के शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि some you guys think the lecture go too long, but I try to explain everything to you, so let everyone understand this. ठीक है, आप लोग जो है वो कुछ ऐसा करते हैं कि जी सर आप बहुत लॉन्ग जो है लेक्चर देते हैं, बहुत लेंथी लेक्चर देते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरा जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि मैं आपको बस पढ़ा के चला जाऊं। मेरा मकसद ये है कि आपके जहन में जो है वो एक चीज डाल दूं तो सारी उम्र वो आपको भूले ना। ठीक है, तो टाइम की फिक्र ना किया करें, टाइम की फिक्र मुझे करनी चाहिए। इज ओके? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। अब उसमें नीचे आ जाए, विद ओस्टियोआर्थराइटिस cartilage within a joint begins to break down and the underlying bone begins to change. These changes usually develop slowly and get worse of them over time.
अब इसमें वो चीज जो है वो मैं इस चीज को जो है वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें यही बताया गया है कि जो आपकी कार्टिलेज है जो कि हमें कह ले कि लुब्रिकेट के तौर पे जो है हमारे जॉइंट्स को जो है वो लुब्रिकेट रखती है। होता क्या है वो एज के साथ या किसी इंजरी के साथ जो है वो कह ले कि उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। उसके बाद जो हमारा फ्लूइड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी कह ले मूवमेंट्स वगैरह जो हो रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये है कि वो आस्ता आस्ता जो है वो कह ले कि ज्यादा चेंजेस जो है उसमें आने लग जाती हैं और वो आपकी जो नॉर्मल एक कह ले कि माइल्ड होता है वो माइल्ड से जो है वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता पेन आती है, फिर स्टिफनेस आती है, फिर इन्फ्लामेशन जो कह ले कि फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आप जो नी के साथ जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, आपकी जो वॉक है इस पे डिपेंड करती है, आप सिटिंग में जा रहे हैं स्टैंडिंग में जा रहे हैं, वो आपकी डिस्टर्ब होती है, आपके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो डिसेबिलिटी जो है वो रहनुमा होने लग जाती है। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको थोड़ा सा मैं कह ले कि आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हेल्थी जॉइंट की तरफ देखें तो आपको जो कार्टिलेज है वो काफी हेल्थी नजर आ रही होगी, लेकिन ये है कि उसके दूसरी साइड पे आप देखें तो ओस्टियोआर्थराइटिस में जो आपको कार्टिलेज दिखाई दे रही है तो वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, अब ब्रेक जो है इसमें आगे मैं टाइप्स में आपको बताऊंगा। कुछ होती हैं कि आपको एज की वजह से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कुछ होती हैं कि आपको ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, कोई हैवी वेट आपने उठा ली है, उसकी वजह से जो है वो ये कह ले कि जो कार्टिलेज है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन होने की वजह से ये देखें कि जब आप उसको वेट को कम ही नहीं कर रहे, अपनी ओबेसिटी को कम ही नहीं कर रहे, तो वही वेट जो है वो आपके मेनिस्काई पे पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि ये बोन्स पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो मैं बल्कि आगे आपसे शेयर करता हूँ। अब ये हमारे पास जो है वो कह लें कि कैल्विन लॉरेंस जो है केएल ग्रेडिंग से होता है, जिसमें हम कह लें कि ग्रेड्स देखते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस का अगर पेशेंट है तो उसके कौन सी जो है वो कह लें कि किस्म की बीमारी है, मतलब कि कौन सी टाइप का उसको ओस्टियोआर्थराइटिस है, माइल्ड है, नॉर्मल है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो सबसे पहले आप ग्रेड 1 देखें। ग्रेड 1 में जो है वो आपको दोनों तरफ जो है वो मिडियल और लेटरल साइड पे जो है वो दोनों स्पेस एक जैसी आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको ग्रेड 2 में जो है वो कह ले कि माइनर सा जो है ना वो ओस्टियोफाइट आपको थोड़ी सी नजर आ रही होंगी। अब ओस्टियोफाइट्स को अगर बताया जाए, आपको पंजाबी में बताऊं उर्दू में बताऊं, तो वो हड्डी जो होती है ना, बोन होती है, उसकी नुकरें निकलने लग जाती है, कॉर्नर निकलने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जहां पर मैं रेड एरो लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए आपको जो है वो कह ले के नजर आ रहे होंगे, कॉर्नर एजेस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए कोई भी नहीं है, नजर आ रहा है? यस ये सर। देखिए, तो ये है हमारा कह ले कि ग्रेड 2 है जिसके अंदर ओस्टियोफाइट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो ये चीज आपने फ्यूचर में याद रखनी है। ओस्टियोफाइट का मतलब ये होता है कि हमारी जो बोन होती है उसके जो कंडाइल होते हैं, मिडियल और लैटरल होते हैं, उसकी वो कॉर्नर्स निकल आ जाते हैं, एजेस निकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो पेन मिलती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको लिखवाऊंगा, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। अब ग्रेड 3 में आ जाएं। ग्रेड 3 में जो है वो आपको एक साइड पे जो है वो ज्वाइंट स्पेस जो है वो कम नजर आ रही होगी, एक साइड पे जो है वो नॉर्मल है, और इसमें भी जो है वो आपको ओस्टियोफाइट नजर आएंगे। अब ग्रेड 2 से जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, इसमें ओस्टियो जो फाइट है ना वो भी बढ़ते जाएंगे। पहले आपको माइनर नजर आएंगे, फिर थोड़े से और बढ़ जाएंगे, फिर थोड़े से और बढ़ जाएंगे, और एंड पे जो है वो हमारी जो कह ले कि मिडियल साइड है ना नी ज्वाइंट की, वो आपस में जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब उसमें एंड वाली जो चीज है ग्रेड 4 में बताया गया है, ज्वाइंट स्पेस ग्रेटली रिड्यूस्ड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। अब ये सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस क्या होता है कि ये आप चीज देखें, यहाँ पर आप यहाँ पर बोन देख लें और यहाँ पर बोन देख लें। यहाँ पर सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस का मतलब है कि आपकी जो बोन है वो थिक हो गई है। ठीक है, मतलब आपकी जो मोटाई है बोन की वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको कम कम नजर आ रही होगी, यहाँ पर जब आके वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं दोनों बोन्स, तब जो इसकी मोटाई है वो बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। इज ओके? Yes, sir. यस सर। यस।
अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें मैंने लिखानी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे का व्यू है, तो इस यहाँ पर ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी और मैं समझा भी दूंगा। अब एक लफ्ज बनता है लॉस, LOSS, ये आप लिख लें, ठीक है। और एक बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी से लिख ले ताकि फिर उस हिसाब से जो है वो मैं आपको कर दूं। बाकी ये कि YouTube पे लेक्चर ये शेयर कर दिया जाएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन वगैरह हो, तो वहां पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. LOSS। अब जो Yes, फर्स्ट sir. वर्ड आ जाता है L, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ ज्वाइंट स्पेस। अब ग्रेड 2 में जो है आप देखिए ऑस्टियोफाइट के साथ जो है ज्वाइंट स्पेस नहीं है, लेकिन थर्ड में जो है ग्रेड थर्ड में जाके ज्वाइंट स्पेस का मसला बना है, ठीक है। तो L का आप लिखें लॉस ऑफ ज्वाइंट स्पेस। अगर आपके पास कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आ गया है तो आपने उसका जो कह ले कि एक्सरे चेक करके उससे बताना है जी तुम्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला बना है, सबकॉन्ड्रोमलेशिया बना हुआ है आपके, या आपके पोप्लेटियल फोसा सिस्ट बनी हुई है, या मुख्तलिफ जो है वो आपके नी के प्रॉब्लम्स वगैरह बनी है, या आपके कोई कह ले कि लिगामेंट है, ACL, उसकी इंजरीज वगैरह तो नहीं हुई। तो आप एक्सरे से ये चार चीजें जो हैं लॉस वाली, चार वर्ड्स वाली आपने देखनी है उसके अंदर। सबसे पहले आ जाएगा L, लॉस ऑफ ज्वाइंट स्पेस। देन आपके पास आ जाएगा O मीन ओस्टियोफाइट्स, ठीक है। सबसे पहले लॉस ऑफ ज्वाइंट स्पेस आ जाएगा, देन हमारे पास ओस्टियोफाइट्स आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, S से। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब ग्रेड 4 आता है तो तब हमारे पास ये सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस जो है वो रोनमा होने लग जाती है, हमें जो है वो दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सबकॉन्ड्रल सिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये एरिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। बाज दफा क्या होता है कि हमारे ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, यहाँ पर जो है सबका मतलब होता है ऊपर वाली साइड, तो ये हमारी कार्टिलेज है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, मतलब कि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उससे हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक और चीज बताता जाऊं, जो कार्टिलेज होती है उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक सिस्ट बन जाती है, थैली बन जाती है पानी की, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्ड्रल सिस्ट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये उसके बाद आ कार्टिलेज जाता है इटियोलॉजी। नहीं होती। जी बेटा, कार्टिलेज बिल्कुल एवास्कुलर कहेंगे हम उन्हें, या एज कम्पेयर टू बोन उनमें कम होती है ब्लड सप्लाई? ए वस्कुलर बोलेंगे हम। सर ये ये हमारे सारी पास हमारी नोज आ जाती है, ईयर्स आ जाती है, तो इसमें भी जो है वो कह ले कि ब्लड सप्लाई नहीं होती। कभी आप जो है वो अपने कान को जो है दबा के देखिएगा, नोज को दबा के देखिएगा, फिर आप अपनी स्किन को दबा के देखिएगा, आपको फर्क नजर आएगा इनकी पेन में क्या डिफरेंस है, सर ठीक ये है। कंडीशंस बताई हैं लॉस वाली आपने, या फिर ये डिटर्मिनेंट्स हैं? कौन सी जो मैंने आपको लॉस बताया ना, ये अभी इधर एक्सरे शो हो रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, वरना ये मैंने एंड पे बताना था जब हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट को। तो यहाँ पर एक्सरे है तो मैंने टाइम की थोड़ी सी जो है ना वो कह ले कि बचत की है कि आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा डेवलप हो, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास आ जाता है इटियोलॉजी, कॉजेस। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्लूड्स जो है एज, फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, एनाटॉमिकल फैक्टर, मसल वीकनेस एंड जॉइंट इंजरी, ऑक्यूपेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब ये इसकी आगे डिवीजन हो जाएगी। एज का जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि 55 से लेके जो है वो 60 तक, या 50 से अबव जो है ये आम तौर पे जो है वो ये होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो पेशेंट में पाया जाता है, उनके नी जॉइंट में जो है वो कह ले कि कार्टिलेज कह ले कि
प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो कम हो जाती है। और उसके बाद ये है कि ये सबसे ज्यादा जिसमें पाई जाती है वो फीमेल में पाई जाती है। मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, ये कह ले कि नी जॉइंट्स पेन है, ये ज्यादातर फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, और आगे ये उसके बाद ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा। तो अब ये देखें कि आपका ज्वाइंट है, एक कोई भी ज्वाइंट है, तो उसकी जो एबिलिटी है वेट बेयर करने की वो 20 kg है। तो जब आप उसके ऊपर 80 kg डालेंगे तो उसकी बस ही होनी है। तो इसलिए आपने अपने वजन को भी मेन करना है। अगर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डील कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को डील करना है कि आप अपना वेट भी कम करें। ये नहीं है कि आप बस फिजियोथेरेपी करवा रही हैं तो आपका उससे वेट कम हो जाएगा, उससे वेट कम नहीं होगा। आपने अपनी डाइट प्लान जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करनी है ताकि आपका वेट कम हो और ज्वाइंट पे भी वेट कम पड़े, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो भी हेल्दी रहे। ठीक है, सर ये फीमेल्स में ज्यादा फिर क्यों आ होता जाता है एनाटॉमिकल फैक्टर्स। अच्छा बच्चा, ये ना आप लोग सुन लें, एंड पे जो है वो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आ जाता है एनाटॉमिकल फैक्टर्स। अब एनाटॉमिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपकी जो पोजीशनिंग वगैरह होती है, आपका जो पोस्चर्स वगैरह होता है, उसकी वजह से भी जो है वो आपके ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। फिर ये है कि आपके जो मसल्स वगैरह होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। अब ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, कि उनके जॉइंट का इतना जो है वो कह ले कि इशू नहीं होता, जितना उनकी मसल वीकनेस की वजह से जो है वो मसला बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब किसी की मसल वीक है तो मसल में हमारे जो है वो कह ले कि मेन पावर है, स्केलेटन का जो है वो मेन कह ले कि मसल पे डिपेंड करता है। अब मसल्स के अंदर इतनी पावर होगी तो वो कह ले कि किसी का जो है वो कह ले कि वेट को बियर करेगा। अगर आपके मसल में पावर ही नहीं है, मसल वीक है, तो वो कैसे किसी वेट को जो है वो इजीली बेयर कर लेगा। वो फिर डायरेक्ट आपके ज्वाइंट पे ही पड़ना है ना। तो जब ज्वाइंट पे पड़ेगा तो आपका जो ज्वाइंट है वो आपस में कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो है वो एक तो जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हो जाता है। उसके बाद ये कि उनके डीजेनरेट जल्दी होता है, मतलब कि उनका फिर फौरन ऑपरेट करवाना पड़ता है। ठीक है, ज्वाइंट इंजरी ऑक्यूपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसमें ये आ जाता है कि आपका जो स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी वगैरह करते हैं, ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वियर एंड टियर का, तो ये उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से। आगे आ जाता है हमारे पास दो तरह की कह ले के टाइप्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब इसका मैं इसको डिटेल से नहीं डिस्कस करता, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि इसमें होता क्या है। अब जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, ये एज की वजह से होता है। लाइक दैट के 55 जो है वो आपने क्रॉस कर लिए या 50, अब तो ऐसा है कि 40 साल से भी जो है वो हो रहा है, 35 साल से भी हो रहा है। रिसेंटली मैं एक फीमेल पेशेंट मैंने चेक किया 35 ईयर ओल्ड, तो उसकी बेहतरी भी माशाल्लाह काफी आई है। वो मेरे पास जो है वो कह ले कि ग्रेड 2 में आई थी मेरे पास, तो ग्रेड 2 में ही मैंने उन्हें जो है वो कह ले कि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जो है उनकी मैंने की है, ट्रीटमेंट प्लान उन्हें दिया, तो वो बेहतर है। उसके बाद ये है कि कुछ केसेस होते हैं जिनको हम शुरू में कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि एज रिलेटेड में। कुछ होते हैं जो कि उस चीज को समझते कुछ नहीं है, या उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उनको गाइड किया जाए। तो लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है वो केस जो है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ ऊपर डिस्कस किए हैं। ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कह ले कि ओल्ड एज में भी होता है, यंग एज में भी होता है। ये यंग एज वाला जरूर आपने याद रखना, ये नहीं रखना कि ओल्ड एज भी रखें, साथ में आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी देना। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि ये आपने मुझे पहले बताया ओल्ड एज, बाद में आप यंग एज, तो आपने ये उनको रीजन बताना है क्यों। जो मैंने आपको रीजन बताया है कि हमारे नौजवान जो जनरेशन है वो एक्टिविटी ज्यादा करती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की वजह से मसला बनता है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद आ जाता है हमारे पास बोन फ्रैक्चर इंक्रीज अ पर्सन चांस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कैन ब्रिंग अबाउट द डिजीज अर्लियर। अब ये क्या होता है कि आपके कोई पुरानी इंजरी वगैरह हुई है, ठीक है, आपको पुरानी इंजरी होने की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, या उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं।
अब ये है कि इसमें कुछ उन्होंने बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द आर्थराइटिस फाउंडेशन एवरी पाउंड ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी वेट प्लेस 3 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ऑन द नी एंड 6 पाउंड ऑन द हिप, द वेट स्पीड अप द वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट कार्टिलेज। ये जो चीज मैंने आपको पहले बताई है, 20 केजी जो है वो आपका जॉइंट जो है वो कह ले कि वेट बियर कर सकता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर 80 केजी वेट डालेंगे तो उसकी बस हो जाएगी कार्टिलेज की, ठीक है। तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, साथ में आपने ट्रीटमेंट प्लान देना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और इसमें एक चीज है कि everyone needs to have good clinical practice so that you can become a good physiotherapist and serve the people। तो इस चीज के लिए जो है वो कह ले कि आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना होगा, और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट तभी आप बनेंगे जब आप एक बीमारी को देख रहे हैं, एक बीमारी के साथ आपने दूसरी बीमारियों को भी देखना है। अब होता है क्या है कि आप एक बीमारी को ट्रीट कर रहे होते हैं, साथ में दूसरी भी जो है वो आने लग जाती हैं, तो आपका जो कह ले कि सही होने वाला जो है प्रोग्नोसिस जो है वो रेशो कम हो जाती है, ठीक है। तो आपने एक चीज के साथ दूसरी चीजों को भी मैनेज करना है, ठीक है। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं अपनी तरफ से मशवरा देता हूं कि अगर कोई पूछता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट को हर एक चीज का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होना चाहिए, वो स्पीच थेरेपिस्ट भी होना चाहिए, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए, अगर वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पेशेंट को डाइट प्लान बना के देना है, अपनी वो डाइट अच्छे करे, फिर वो डे बाय डे जो है वो डाइट करने से उसका वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में उसका वेट कम होने की वजह से आप जो ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं उससे पेन भी उसकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स आ जाता है। अब कुछ जो है कह ले कि जीन्स की वजह से जो है वो हमारे वरासती जो है वो, अब मेरे दादा अबू को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो आगे मेरी जो है वो कह ले कि नानी अम्मा को हो गया, या मेरी वालदा को हो गया, मेरी सिस्टर को हो गया। तो ये जो चीज लेके आती है ये जेनेटिक्स होती है। अब कुछ पेशेंट जो है वो आप कह ले कि जेनेटिक्स में भी आप देखेंगे कि आपको वो कह ले कि मिलेंगे पेशेंट्स, तो आप उनको डील करेंगे, आप पूछेंगे। तो ये हिस्ट्री जो है वो कह ले कि आपको लाजमी लेनी चाहिए। सबसे पहले हिस्ट्री होती है। मैं फर्स्ट में आपको बताना भूल गया, क्योंकि लास्ट में मेरा वेबिनार हुआ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री जरूर लेनी है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट टू डायग्नोज द पेशेंट एंड एवरी कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जरूरी याद रखनी है कि हिस्ट्री जो है वो हमने अच्छे तरीके से लेनी है, ठीक है। तब ये है कि आप इन सारी चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। उसके बाद ये आ जाता है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। ये वो डिजीजेज है जिनकी वजह से अगर किसी पेशेंट को ये फ्यूचर पास्ट में रही है बीमारियां, तो इन बीमारियों की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कह ले कि अब ये पर्थिस डिजीज आ जाती है। तो इसका जो कंप्लीट नेम है वो होता है लैग कॉव पर्थिस डिजीज। अब ये आप थोड़ा सा लिख लें, रजिस्टर वगैरह आप लोग निकाल लें ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। सर दोबारा जो बच्चा बोलें। स्पीड से लिख रहा होता है ना, वो काइंडली जो है ना अपना माइक ऑन करके बता दिया करें ताकि फिर टाइम की बचत हो जाए। सर रिपीट कर दें। जी सर बोलें। इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती है इसमें आपने लिखना लैग कॉव, LEGG, आगे स्पेस CALVE, लैग कॉव पर्थिस डिजीज। अब ये जो डिजीज है ना, ये कह ले कि 4 से लेके 10 साल के बच्चे में होती है, और ये चाइल्डहुड डिजीज है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी फीमर बोन होती है ना, ये क्योंकि बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ना, तो इसका जो कह ले कि फीमोरल हेड होता है ना, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। वो इंटरप्ट होने की वजह से जो है ये हमारी जो बोन होती है वो डेड हो जाती है, वीक होने की वजह से। मतलब कि जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी आपकी बोन वीक हो जाएगी, ठीक है। तो जब बोन वीक होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाएगी। मतलब कि आप बोन जो है वो बाद में हो सकता है फ्रैक्चर्स रोनमा होने लग जाएं, फ्रैक्चर्स आपको दिखाई देने लग जाएं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है, या ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ जो है वो चीजें आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है फिंगर टिप्स पे। इज ओके? यस सर। सर इसमें एज क्या बताई आपने? 4 से लेके 10 साल तक, 4 to 10 years।
और ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइम डिजीज, LYME, ठीक है। अब ये जो लाइम डिजीज है ना, ये कह रहे कि वेक्टर बोर्न डिजीज है, और ये कह रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनमें ये पाई जाती है लाइम डिजीज, और इसमें जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है बोरीलिया बुर्गोफेरी। बोरीलिया बुर्गोफेरी, BORRELIA, बोरीलिया, BURGO, बुर्गो, FERI, फेरी, बोरीलिया बुर्गोफेरी। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? जी सर। उसके बाद जो है कह ले कि हमारे पास जो है ये कोस्ट कॉन्ड्राइटिस आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्राइट्स इसका जिक्र हो तो आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर कार्टिलेज का जिक्र किया गया है। तो कोस्ट जो है इससे हमें पता चलता है कि ये रिब्स के बारे में बात हो रही है। अब इसमें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में क्या होता है कि हमारी जो कार्टिलेज होती है जो हमारी रिब्स पे मौजूद होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो किस एरिया की होती है? जो हमारी रिब्स वगैरह होती हैं वो ब्रेस्ट बोन